सास का चमत्कार। माँ को अपने कमरे में सोते देख आकाश का खून खौल उठा और चिल्लाते हुए बोला, माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि बच्चों के कमरे में मत सोया करो, पर तुम्हें तो समझ नहीं आता। पूरे दिन खांसती रहती हो। जब भी तुम कमरे में सोती हो तो एक अजीब सी बदबू आती है। हर बार कमरे में सैनिटाइज करना पड़ता है, कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए। सीढ़ियों के नीचे थोड़ी सी जगह है, यहाँ कोने में क्यों नहीं जाकर सोती है? पूरे घर में डेरा डालने की क्या ज़रूरत है? यह तुम्हारा गांव नहीं है। और एक क्या, तुमने अपना गंदा चादर मेरे बेटे को ओढ़ा रखा है। अगर बीमार हो जाएगा तो दवाई तुम नहीं दिलाओगी। अरे, हमारे घर की नौकरानी भी तुमसे ज़्यादा अच्छे से रहती है। बेटे की कड़वी बातें सुनकर सुनैना जी की आंखों से आंसू बह निकले। अब घूर घूर कर क्या देख रही है? जाइए यहाँ से। तभी बाहर से उनकी बहू प्रिया की आवाज़ आई, सुनिए जी, मैं रात को पार्टी में थक गई थी, मुझसे आज कोई काम नहीं होगा। बुढ़िया से बोल देना घर का सारा काम संभाल लेगी। पत्नी की बात सुनकर आकाश अपनी माँ से बोला, माँ, आपको सुनाई नहीं दिया? आपकी बहू पार्टी से कितनी थकी हुई आई है। जाकर उसके लिए गरम तेल लेकर आइए और प्रीति के पैरों में तेल लगाकर थोड़ी देर दबा दीजिए। बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपनी पत्नी के प्रेम में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें माँ के दर्द का रत्ती भर भी एहसास नहीं होता। और क्या कहा तुमने? आज माँ की चादर ओढ़ने से तुम्हारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे मुझे सर्दी खांसी रहती है। लेकिन मैं तो कभी बचपन में तुझे खुद से दूर नहीं किया, जब तुझे आए दिन खांसी, जुकाम, मलेरिया और न जाने क्या क्या बीमारियां लगी रहती थी। मैंने तो कभी तुमको अपने आंचल से उतरने तक नहीं दिया था, और फिर तुम लोग अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो। अगर पढ़ लिखकर इंसान तुम्हारे जैसा बनता है और बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो लानत है तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चों पर। इससे अच्छा तो अनपढ़ रह जाए, वही अच्छा है। कम से कम वह अपनी सभ्यता संस्कृति तो नहीं भूलता है। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर दुनिया से अकेले लड़कर तुम्हें इस काबिल बनाया था कि तुम बुढ़ापे में अपनी माँ के आत्मसम्मान को तार तार कर दोगे? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन आज तुमने अपने पत्नी के आगे एक माँ के सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। इतना कहकर सुनैना जी अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसके लिए, लेकिन आज इसने सारी हदें पार कर दी। सुनैना जी ने कितनी मुश्किलों का सामना करके बेटे को पाल पोस कर इस काबिल बनाया था कि यह उनका दिल ही जानता है। सौभाग्यवश पति की मृत्यु के बाद किसी स्कूल में सुनैना जी को आया की नौकरी मिल गई, तो उनके बेटे आकाश को भी स्कूल वालों ने फ्री में पढ़ने का मौका दे दिया। स्कूल में ही एक कमरा मिल गया था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। स्कूल में साफ सफाई करके बेटे को पढ़ाया और नौकरी के बाद प्रीति से उसकी शादी कर दी। सोचा था बहू आएगी तो इतने सालों से जो उनके अकेलेपन का दर्द था वो सहती आ रही थी, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोई कितना भी चाह ले, मिलता उतना ही है जितना नसीब में होता है। धीरे धीरे बहू ने उनकी दुर्दशा करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि नहाने धोने और खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी। आज बेटे और बहू की शादी की सालगिरह थी और वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी कोठरी में लेटी हुई आराम कर रही थी। सुनैना जी अपनी खटिया पर लेटी थी कि तभी दरवाजे पर एक जोर का झटका लगा और दरवाज़ा खुल गया। दो आदमी सुनैना जी को खटिया समेत उठाकर एक किनारा कर दिया। सुनैना जी घबरा कर उठ बैठी और उनसे पूछने लगी, ये सब क्या हो रहा है? हमें इस घर का पंखा खोलने के लिए भेजा गया है, इसलिए तुम्हें हटाया है अम्मा। एक आदमी ने कहा, पंखा खोलने को भेजा गया है? पर किसने भेजा है? बहू ने? सुनैना जी ने कहा,
तब तक प्रीति उस कमरे में आकर बोली, जल्दी खोलो पंखा, बाहर बरामदे में लगाना है, थोड़ी देर में मेहमान भी आने लगेंगे। बहू, पंखा खुलवाकर कहाँ ले जा रही हो? फिर मैं यहाँ बिना पंखे के कैसे रहूँगी? कितनी गर्मी है। पहले मेरा कमरा छीनकर यहाँ खटिया लगवा दी, जिससे मेरे कमर का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है, और ऊपर से यह पंखा भी अब ना रहेगा तो मैं कैसे सो पाऊंगी? सुनैना जी ने कहा तो उनकी बहू प्रीति झल्ला कर बोली, ए बुढ़िया, तुझे जो ये छत और 3 पहर का खाना मिलता है ना, उसके लिए मेरा शुक्र मना। बिस्तर और पंखा चाहिए महारानी को। पता भी है कितना बिजली का बिल आता है, पर तुम्हें क्या पता होगा, दिन भर पड़े रहना और चरना है। इसके अलावा और काम भी क्या है तेरे पास? सुनैना जी बेचारी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अपनी खटिया पर बैठकर पसीना पोंछने लगी। आज घर में पार्टी थी। सुनैना जी ने बेटे बहू की शादी की सालगिरह थी, जिसके लिए पूरे घर को सजाया जा रहा था। जहाँ घर के कोने कोने को रोशनी और पंखे से सजाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सुनैना जी के कमरे से पंखा भी हटा दिया गया था। प्रीति और आकाश भाग भाग कर सारा काम देख रहे थे कि तभी हलवाई जाकर प्रीति से बोला, मैडम, अचानक से मेरा एक सहायक बीमार पड़ गया है, तो मैं किसी और से बात की है, वह अभी आता ही होगा, पर वह बड़ा सुस्त है, धीरे धीरे काम करता है, इसलिए रसोई का काम अभी ही शुरू कर देता हूँ, पर मुझे एक और सहायक की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम्हें किस काम के लिए सहायक चाहिए? प्रीति ने पूछा। तो हलवाई बोला, सब्जियां काटने के लिए, जूठे बर्तन धोने और जूठी टेबल पोंछने के साथ साथ पूड़ियाँ बेलने के लिए भी मुझे एक सहायक की ज़रूरत पड़ेगी। हलवाई ने कहा तो प्रीति बोली, तुम चिंता मत करो, अपने उस आदमी को आने से मना कर दो। मेरे पास एक सहायक है जो ये सारे काम अकेले ही कर देगी। कहकर प्रीति थोड़ी ही देर में सुनैना जी को ले आई और बोली, ये लो, ले आई तुम्हारी सहायक को। अरे मैडम, कहाँ से ले आई आप इस बेचारी को? यह इतना काम कैसे करेगी? काफ़ी बुजुर्ग है, इतने बड़े बड़े पतीले क्या यह धो पाएगी? तुम्हें सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो और इसे इसका काम बता दो। एक कहकर प्रीति वहाँ से चली गई। इधर हलवाई ने सुनैना जी से कहा, अम्मा जी, तुम यहाँ बैठकर ये सारी सब्जियाँ काट दो। वहाँ सब्जियों के ढेर पड़े थे, जिसे देखकर सुनैना जी इधर उधर देखने लगी। तभी हलवाई सुनैना जी से बोला, माँ जी, इतनी सब्जियाँ काट तो लोगी ना? अच्छा ये बताओ, घर में और कोई नहीं है क्या जो तुम इस उम्र में भी यह काम करने आई हो? मानता हूँ कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पर अपनी उम्र तो देखो, हलवाई ने कहा। तो सुनैना जी बोली, क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो उम्र को भी हार माननी ही पड़ती है। मुझे जो अभी यहाँ छोड़ कर गई है ना, वो मेरी अपनी बहू है। क्या वो तुम्हारी बहू है? मतलब तुम इस घर की मालकिन होकर नौकर का काम कर रही हो? पर क्यों माँ जी? उस हलवाई ने कहा। तो सुनैना जी मायूस होकर बोली, तुम मुझे मालकिन बोल रहे हो बेटा, लेकिन मैं एक बुढ़िया हूँ बेटा, जिस पर मेरे बेटे बहू मुझ पर एहसान कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी देते हैं। तो क्या हुआ फिर, अगर वो चाहे बासी ही क्यों ना हो, पहनने को कपड़ा देते हैं, तो क्या हुआ, वो अगर फटे पुराने हो, रहने को घर दिया, तो क्या हुआ फिर, चाहे घर के सारे काम मुझे ही क्यों ना करना पड़े। इस उम्र में बच्चों में से इतना एहसान मिल रहा है, तो क्या यह कम है? आखिर इसी दिन के लिए तो माता पिता अपने बच्चों को बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, पर यह कोई नहीं कह सकता कि वह लाठी आपको सहारा देगी या आपके ऊपर ही पड़ेगी। हलवाई सुनैना जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था कि सुनैना जी बोली, चलो बेटा, अब मुझे क्या करना है ये बता दो। भाई बूढ़ी हडिया है, थोड़ा धीरे काम करेगी, उस पर भी अगर हम बातें करने लगे तो काम में और भी देरी हो जाएगी, जिस पर तुम्हें तो थोड़ी फटकार ही मिलेगी,
पर मुझे तो खाना ही नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। तभी प्रीति रसोई घर में आई और बोली, सुन बुढ़िया, तुम्हें किसी भी हाल में बाहर नहीं आना है। मैंने सारे मेहमानों को तुम्हारे तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कह रखी है, इसलिए गलती से भी अपना चेहरा मत दिखा देना। कहकर प्रीति बाहर चली गई। उसके बाद पार्टी शुरू हो गई। पूरे दिन रसोई में बैठे बैठे सुनैना जी की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से उनसे काम भी करवाया जा रहा था। हलवाई तो फिर भी बीच बीच में बाहर जाकर पंखे के नीचे बैठ जाता था, पर सुनैना जी को बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। कुछ घंटे बाद हलवाई जाकर सुनैना जी से बोला, अम्मा, बस पार्टी ख़त्म ही समझो, अब तुम भी खाना खा लो, फिर बाहर चले जाना, थोड़ा आराम कर लेना। भूख तो सुनैना जी को भी काफ़ी लगी थी और सुबह से खाने के बीच में बैठकर भी वह एक निवाला भी नहीं खा पाई थी, क्योंकि प्रीति की पूरी नज़र सुनैना जी पर ही थी। जब सारे मेहमान चले गए तो प्रीति रसोई घर में आई। उसने हलवाई को पैसे दिए तो इस पर हलवाई ने कहा, मैडम, बर्तनों को धोने के लिए एक साबुन दे दो और अपने श्यामू को थोड़ा कुछ दे दीजिए, वो सारे बर्तन धो देगा। हलवाई की बात सुनते ही प्रीति भड़क गई। किसी को कुछ नहीं दूंगी। जब बर्तन धोने वाली है मेरे पास तो मैं फोकट में किसी को पैसे क्यों दूं? और अपने श्यामू से कह देना कि जो खाना बचा है वो ले जाए और तुम भी ले जाना। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती मैं। पर मैडम, इतने बड़े बर्तन यह बेचारी अम्मा कैसे धोएगी? जहाँ पार्टी में इतने पैसे खर्च किए हैं वहाँ थोड़े से पैसे और खर्च हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेचारे उस गरीब का भी भला हो जाएगा। हलवाई ने कहा तो प्रीति बोली, तुम्हें बड़ी पड़ी है इस बुढ़िया की। तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल गए ना, तो अब अपना रास्ता नापो। मैं कोई यहाँ समाज सेवा करने नहीं बैठी हूँ और इतना खाना दे तो रही हूँ मुफ्त में, उसका कोई मोल नहीं है क्या बाजार में? आटे दाल का भाव पता भी है? अरे इसकी पूरी साल की कमाई से भी यह ऐसा खाना नहीं खा पाएगा जो इसे मैं यूं ही दे रही हूँ, प्रीति ने कहा। तो हलवाई बोला, पर मैडम, अम्मा ने भी कुछ नहीं खाया, वो कब से काम में लगी हुई है और जब इतना खाना बचा ही है तो उनके लिए भी कुछ रख लीजिए। हलवाई का इतना कहते ही प्रीति जोर से बोली कि तुम यहाँ से जाते हो या नहीं, या फिर तुम लोगों से भी यह खाना ले लूँ। वैसे भी ऐसा खाना इस बुढ़िया को पचता नहीं है। हलवाई बेचारा और क्या बोलता। उसने सुनैना जी को एक दया की दृष्टि से देखा और चला गया। उसके जाते ही प्रीति सुनैना जी से बोली, सुन बुढ़िया, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, सारे बर्तन धोने हैं, उसके बाद इस जगह की सफाई भी करनी है। बहू की बात सुनकर सुनैना जी बोली, बहू, तुमने सारा खाना उन्हें दे दिया, मैं क्या खाऊंगी? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। बुढ़िया, ये सारा काम पहले ख़त्म कर लो, फिर मैं दूंगी खाना तुझे। मुझे पता है अगर पहले ही तुम्हें खाना मिल जाएगा तो तुम सुस्ता कर काम करोगी, इसलिए पहले काम ख़त्म करो, फिर खाना मिलेगा। पर खाना तो तुमने सब दे दिया, सुनैना जी ने कहा। ओ बुढ़िया, तुझे क्या लगा आज घर में पार्टी है तो तुझे भी दावत मिलेगी? तेरा खाना फ्रीज में पड़ा है, कल के बासी दाल चावल, बड़ी आई हलवा पूरी खाने वाली। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली गई। उसके जाते ही सुनैना जी अपने आंसू रोक न पाई। सुबह से काम किया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था, लेकिन फिर भी उसे मिला क्या? वही बासी दाल चावल। आखिर ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है? सोचते हुए सुनैना जी वहाँ से खड़ी हो गई कि चलो, भूख तो जोरों की लगी है, उसको मिटाना तो पड़ेगा ही, चाहे दाल चावल बासी ही क्यों ना। मन में बड़बड़ाते हुए सुनैना जी जूठे बर्तन को समेटने लगी, पर जब एक पतीला लेकर उसके ढक्कन को हटाने लगी तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसमें थोड़ा खाना बचा था। वो समझ गई कि यह उस हलवाई का काम है।
उसने सारा खाना लेते समय मेरे लिए सारे पतीलों में थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ दिया। नैना जी हलवाई को दुआ देने लगी और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। खाना खाकर सुनैना जी बड़े बड़े पतीलों को बड़ी ही मेहनत से धो रही थी कि तभी उनका बेटा आकाश वहां आकर बोला, ये धीरे धीरे क्या कर रही हो माँ, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, खाती तो इतना हो, सब कहाँ चला जाता है। ये सुनकर सुनैना जी बोली, हाँ बेटा, खाती तो बहुत हूँ पर खाना नहीं, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान। पता नहीं लोग बच्चों के लिए इतनी मिन्नतें क्यों मांगते हैं। जो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव करे, ऐसे बच्चों से तो बेऔलाद होना अच्छा है। सुनैना जी की बात सुनकर आकाश बोला, वह तो ऐसे रही है बुढ़िया जैसे मुझे पैदा कर मुझ पर बड़ा एहसान किया हो। अरे अच्छा होता जो तुम मुझे पैदा ही नहीं करती, तो आज शायद मैं किसी रईस के घर में जन्म लेता। दिया ही क्या आज तक तुमने मुझे, खुद कंगाल हो, मुझे क्या दोगी। ऊपर से इतने सालों में मेरे सिर पर बोझ बनी हुई बैठी हो। तुम्हें पालते पालते तो मैं ही चला जाऊंगा। आकाश ने कहा तो सुनैना जी बोली, बेटा हमेशा से तो यही सुनती आई हूँ कि माता पिता बच्चों को पालते हैं, पर आज जाना कि बच्चे भी माता पिता को पालते हैं। हाँ तो पाल ही तो रहा हूँ। माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, और एक तुम लोग हो, एक टूटा फूटा घर दिया मुझे जिसको बनाने में मेरी खटिया खड़ी हो गई। ऊपर से तुम्हारा खाना पीना, दवाइयाँ, कपड़ों के खर्चे क्या कम है जो इतना बोल रही हो। कहकर आकाश वहाँ से चला गया। बेटे की बातें सुनकर सुनैना जी की आंखें भर आई और सोचने लगी कि बच्चे ये कैसे भूल जाते हैं कि उनका जीवन ही माता पिता की देन है, जो वह अपनी पूरी जिंदगी देकर भी चुका नहीं सकते। खैर सुनैना जी को अब इन सब बातों की आदत हो गई थी। एक दिन सुनैना जी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी वहाँ वही हलवाई आया। उसे देखकर प्रीति, जो वहीं आंगन में बैठे बैठे फ़ोन पर बातें कर रही थी, कहने लगी, क्या हुआ, क्या चाहिए। तो हलवाई बोला, उस दिन मेरी एक बड़ी सी करछी शायद यहीं छूट गई थी, तो वहीं लेने आया हूँ। तो प्रीति बोली कि जाकर रसोई में देख लो, और ए बुढ़िया तुम भी जाओ इसके साथ अंदर, देखना कहीं हमारा सामान चुरा कर ना ले जाए, कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। प्रीति ने कहा तो सुनैना जी हलवाई के पीछे पीछे रसोई में चली गई। रसोई में जाते ही हलवाई बोला, अम्मा सुनो, मैं तो यहाँ बस करछी के बहाने से आया हूँ, दरअसल बात कुछ और है। उस दिन तुम बता रही थी ना कि तुम्हें हलवा खीर बहुत अच्छा बनाना आता है, इसलिए तुम्हारे लिए एक अच्छी सी खबर लेकर आया हूँ। नवरात्र चल रहा है तो एक सेठ भंडारा बनवा रहा है। अगर भंडारे में तुमने हलवा खीर पूड़ी बना दी तो यकीन मानो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। पर मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ, वहाँ कैसे जाऊँगी, और बेटे बहू के गुलामी की ज़िंदगी से ही परेशान हूँ। अगर उन्हें मेरे इस काम का पता चलेगा तो वह मुझे घर और बाहर दोनों जगह के काम कराकर पीस डालेंगे। ना बाबा ना, तुम तो रहने दो, मेरे लिए इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया, पर मुझे अपना हुनर किसी को नहीं दिखाना। सुनैना जी की बात सुनकर हलवाई बोला, अम्मा तुम यहाँ से कोई और बहाना बनाकर निकलना। देखो अम्मा, तुम अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों करती हो। जब तुम्हारे पास कमाई होगी तो फिर तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। ज़रा सोचो इस बारे में। और हाँ, ये लो मेरा नंबर, अगर करने का मन हो तो बस इस नंबर पर कॉल कर देना। एक बात याद रखना, ये कोई छोटा मोटा सेठ नहीं है। हलवाई यह कहकर वहाँ से चला गया। प्रीति सुनैना जी से बोली, सुन बुढ़िया, आज बस मेरे लिए ही खाना बनाना, ये आज बाहर ही खाएंगे, और तेरा तो कल का बचा खाना फ्रिज में रखा है। सुनैना जी को तो हर रोज़ बासी खाना ही मिलता था, पर आज प्रीति के ऐसे कहने पर सुनैना जी को बहुत गुस्सा आया, और वो खाना बनाकर मंदिर जाने के बहाने हलवाई को
फ़ोन करके उसके काम के लिए हाँ बोल दिया। वह अब जब भी हलवाई कहता तो सुनैना जी वहीं चली जाती। उस सेठ के घर खीर बनाने के बाद वह इतनी प्रसिद्ध हो गई कि कई लोगों ने उन्हें अपने यहाँ पूजा में भंडारा बनाने का ऑर्डर दे दिया। वह अब ज़्यादातर मंदिर के बहाने घर से बाहर निकलने लगी। इस पर प्रीति को शक हुआ, पर उसने सोचा कि चलो घर के काम करके ही तो जाती है, चाहे जहाँ जाना हो। उसने तो कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बुढ़िया को कंगाल अपशगुनी मनहूस कहती थी, वो इतना कुछ कर सकती है। इसी तरह कुछ महीने बीते और सुनैना जी प्रसिद्ध होती चली गई। एक दिन आकाश घर जाकर प्रीति से बोला, सुनो, बिजनेस में बड़ा घाटा हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर लग रहा है कि जल्द ही यह घर बेचना पड़ेगा। हाँ, पर यह घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? प्रीति ने पूछा। तो आकाश बोला कि मैं एक किराए का मकान देख रखा है और इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। हम दोनों अपना घर चला लेंगे, इस बुढ़िया का कौन बोझ उठाएगा। अगले दिन आकाश ने सुनैना जी से कहा, चलो माँ, तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ना है। अब घर मैं किसी को बेच रहा हूँ तो किराए के घर में मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। कंगाल हो तुम और मुझे भी कंगाल बना दिया। हमेशा मेरी बरकत तुम्हारी वजह से ही नहीं हो पाई। ठीक है बेटा, तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ। सुनैना जी हाथ जोड़कर बोली, पर बेटा बस 15 दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने रहने का इंतज़ाम खुद कर लूँगी, फिर मैं खुद ही चली जाऊँगी। बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, खुद ही चली जाएगी तो कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठाएगा। और सुनैना जी चोरी चुपके लोगों के घरों में खाना बनाने जाती। उस बेचारे हलवाई ने सीधा सुनैना जी का एक बैंक अकाउंट खुलवा दिया। एक दिन उस हलवाई ने बताया कि दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन होगा, बहुत सारे लोग वहाँ पर अपने अपने तरीके का ट्रेडिशनल खाना बनाएंगे और जिनका खाना ज़्यादा पसंद आएगा उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। यह सुनते ही सुनैना जी की आंखों में तो एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने हलवाई से कहकर वहां जाने के लिए हाँ बोल दिया। जाने की तारीख आई तो सुनैना जी हर रोज की तरह चुपके से मंदिर का बहाना लेकर और अपने साथ कुछ कपड़े लेकर वहां से निकल गई और उस हलवाई के साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 2 दिन बाद आयोजन था। सभी लोग अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। सुनैना जी ने वहीं 4 ईंटों का एक चूल्हा जमाया, उसमें कोयला जलाया और दाल बाटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, खीर, पूरी सभी देसी आइटम बनाए थे। कुछ समय बाद बड़े बड़े लोगों ने खाना टेस्ट करना शुरू किया तो सारी भीड़ सुनैना जी के खाने पर टूट पड़ी। लोगों को उनका सरसों का साग, बाटी, दाल, खीर, पूरी इतना पसंद आया कि लोग उंगलियां चाटते रह गए। ये देखकर सुनैना जी की आंखें भर आई। सुनैना जी को 5 लाख रुपए की धनराशि मिली तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो कहते हैं ना, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज सुनैना जी के किस्मत में भी बुलंदियों को छूने को तैयार थी। 5 लाख के साथ साथ उन्हें वहां रहने की भी सुविधा दी गई। अब सुनैना जी ने ठान लिया था कि अब वह यहीं रहकर अपना गुजारा करेगी, क्योंकि घर वापस गई तो बेटे बहू उनकी सारी धनराशि छीन लेंगे। उन्होंने हलवाई के साथ मिलकर वहीं पर एक रेस्टोरेंट खोल लिया। महीने बीते, फिर साल बीते। ऐसे ही दिनों दिन सुनैना जी का नाम अखबारों में भी चर्चित होने लगा। उनका देसी खाना मशहूर होने पर टीवी पर और मोबाइल पर उनके इंटरव्यू तक आने लगे थे। एक दिन सुनैना जी के बेटे बहू घर पर थे और उनका 10 साल का पोता मोबाइल का शॉर्ट्स देख रहा था कि उसी समय सुनैना जी का इंटरव्यू शॉर्ट वीडियो उसके सामने आया। तभी गोलू जोर से बोला, मम्मी पापा ये देखो। दादी माँ फ़ोन में
लेकिन जब गोलू चिल्लाता रहा तो दोनों उठकर गोलू के पास आए और जैसे ही दोनों ने मोबाइल देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ इतना बड़ा नाम कमाएगी। उन्हें तो लग रहा था कि माँ इतने सालों में मर गई होगी। उन दोनों के मन में माँ से मिलने की लालसा जागी, क्योंकि वे लोग किराए के मकान में रहते थे। कुछ दिन बाद माँ का पता करके माँ के पास पहुँचे। वहीं कंगाल माँ के ठाठ बाट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुनैना जी साड़ी पहने हैं और हाथों में आईफोन और घड़ी पहने हुए बहुत सुंदर लग रही थी, जिन्हें पहले बेटे बहू ने उन्हें भिखारी की तरह रख रखा था। दोनों माँ को देखकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, हम माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तो आपको यूं ही गंवार जाहिल कंगाल समझ लिया था, लेकिन आप तो कोहिनूर का हीरा निकली। तो सुनैना जी ने दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया और बोली, तुम हमारे मेहमान हो और हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि मेहमान भगवान के समान होते हैं, इसलिए खाना खा कर जाना, भूखे नहीं मारूंगी। और तुम्हारी कंगाल माँ तुम्हें कुछ पैसे दे रही है जो मेरे पोते की पढ़ाई के लिए है। उसे एक नेक इंसान बनाना, उसे अपने जैसा बिल्कुल मत बनाना। आखिरकार दोनों बेटे बहू अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चले गए और सुनैना जी वहीं रहकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।